आज फिर एक नई कहानी लेकर के मैं आपके पास आ गई हूँ। कई बारी सोचा कि यूट्यूब में अपना चैनल चलाया जाए, पर कोई टैलेंट चाहिए। पर ऑनेस्टली कुछ खास टैलेंट मुझे अपने अंदर दिखाई नहीं दिया। पर एक चीज़ ज़रूर समझ में आई कि इतने सालों में मैं जितनी भी औरतों के साथ उठी बैठी, उनकी समस्याएं सुनी, वो कहानियाँ हिला देने वाली होती थी। क्यों ना वही कहानियाँ आपके पास लेकर के आया जाए। और ये कहानी अगर आप सुनेंगे, किसी के साथ शेयर करेंगे ना कोई रिलेटेबल आपको ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। आज ऐसी ही एक कहानी आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, शक की बीमारी। पता है क्या है शक की बीमारी वाले इंसान की खासियत? कि उसको पता ही नहीं होता कि वो बीमार। शक्की इंसान शक करने की अपनी आदत को बीमारी मानता ही नहीं है। वो कभी भी नहीं मानता कि वो मानसिक रूप से बीमार है। शक्की आदमी अपने साथ तो रह लेता है, अपने गंदे दिमाग के साथ तो रह लेता है, पर उसकी सोचिए जो उसके साथ शादी करके आती है और अपनी पूरी ज़िंदगी की बर्बादी अपने आंखों से देखती है, सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग के शक की रीज़न के कारण। यकीन मानिए खतरनाक है, लेकिन कुछ आदमी शक को एक एडिक्शन, एक नशे की तरह लेते हैं। जैसे हर दिन शक करने से उनकी ज़िंदगी को एक किक स्टार्ट मिलती है, दिमाग तेज़ चलता है, हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट भागती है, नसों में खून बहुत तेज़ी तो दौड़ता है और शरीर गर्म रहता है। शक करने वाला अपने दिमाग को पोषित करने के लिए किसी ना किसी का डेली शिकार करता है और अक्सर उसका शिकार उसकी पत्नी ही होती है। आप सोचिए कि एक शक्की इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी जिन जिन औरतों ने बिताई है, उनकी ज़िंदगी क्या होगी। यकीन मानिए एक शक्की इंसान आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता, वो किसी से भी कभी प्यार नहीं कर सकता। उसके दिमाग को सिर्फ एक ही चीज़ है जो पालती पोसती है, वो है कि मैं सामने वाले को अपना कैदी कैसे बनाऊं। आप यकीन भी नहीं मानेंगे कि आपके जिगरी दोस्त, आपका बड़ा भाई या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार जिनकी पत्नियों से, नई नई पत्नियों से आप बिल्कुल साफ मन से, खुले मन से मिल रहे हैं, वो उसके पति को रास नहीं आया। एक छोटी सी चीज़ आपकी की हुई एक आदमी को एक औरत पे अत्याचार करने पे कैसे मजबूर कर देता है। बेसिक दो चीज़ों पे हमारी शादियां निर्भर होती हैं। हम लड़की सुंदर है या नहीं, घरेलू है या नहीं, या आदमी की नौकरी या मकान है या नहीं। इस पे हम बाहरी तौर पे तो शादी कर लेते, जाहिर सी बात है, क्योंकि उस वक्त तो कुछ और नहीं देख सकते। लेकिन रहते रहते किसी इंसान की आदतों का पता चलता है, और उसी में से एक ख़तरनाक आदत होती है शक करना। आज की कहानी मैं सुनाती हूँ एक ऐसे कपल्स की जिनकी शादी से पहले 6 महीना पहले हुई सगाई में क्या हुआ था। सगाई हुई, सगाई के 1 महीने बाद ही आंटी का बर्थडे था। मैं आंटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमको आप शादी के तुरंत बाद आंटी ही घोषित कर देते हो, तो हम आंटियों की कहानियाँ ही हैं। सगाई के 1 महीने बाद बर्थडे था। घर वालों ने अपनी बेटी का लास्ट बर्थडे सोच करके धूमधाम से पार्टी करी, तो जाहिर सी बात है उसमें ससुराल वालों का तो आना बनता था। तो ससुराल पक्ष से लड़के वाले, लड़का, लड़के के माँ बाप और उसकी छोटी बहन आए। अब ये बात तो हम सब औरतें कह सकती हैं कि शादी से पहले मिलने के लिए जब पति से मौका मिलता है तो एक अलग ही पेट में गुदगुदी सी होती है। तो एक तो जन्मदिन, ऊपर से सगाई के बाद अपने हस्बैंड से मिलना, तो ये डबल एक्साइटमेंट आपकी आंटी के अंदर बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत खुश थी और अपने जन्मदिन पे बड़े ही प्रिंसेस तरीके से तैयार हुई और उन्होंने अपने सुंदर से बालों को खोला भी। पर ये चीज़ शायद उनके पति को, होने वाले पति को रास नहीं आई। हुआ कुछ नहीं, जब अंकल बर्थडे के लिए घर में एंट्री मारे तो उनके घर के सभी लोगों ने उनका स्वागत करा और आंटी पीछे कहीं खड़ी थी छुप करके और अपने पति को। जाहिर सी बात है आंटी के घर में पार्टी है तो उनके रिश्तेदार तो आने बनते ही थे। तो कुछ चाचा ताऊ के बच्चे यानी कि बड़े लड़के लड़कियां भी आए थे, कज़न्स में बहुत सारे लोग आए हुए थे। और जितने भी आए थे उनमें से किसी एक भाई ने अपनी ही बहन की खुले बालों की तारीफ़ करी और कहा कि अरे वाह, तेरे बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज तो बहुत सुंदर लग रही है। पर सोचिए ये बहुत ही आम सा कमेंट था, बहुत ही सीधा साधा सा कमेंट था अपनी भाई को, अपनी बहन के लिए, पर ये अंकल को रास नहीं। अपनी अड़ियल और घटिया सोच का पहला प्रदर्शन अपने बीवी के, होने वाली बीवी के जन्मदिन पर उस आदमी ने साफ साफ दिखा दिया।
आप यकीन मानेंगे उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हुआ यूँ था, माँ बाप इतने लाचार कैसे हो जाते हैं। उस दिन हुआ यूँ कि उन्होंने लड़की आंटी का हाथ पकड़ के बालकनी में लेके गए। उन्होंने कहा कि तूने बाल किसके लिए खोल रखे हैं? अरे क्यों खोल रखे हैं? अच्छा दिखने के लिए खोल रखे हैं। इस बालों को अभी बांध। वो आदमी अंकल, आपके अंकल इतना जिद पे उतर आए कि उन्होंने अपने ही जन्मदिन वाले दिन अपनी पत्नी का मूड बुरी तरीके से ख़राब कर दिया। यही नहीं, उन्होंने ये तक अपनी चुटकी बजा करके बोला कि या तो इस पार्टी में मैं रहूँगा या ये तेरा अश्लील भाई रहेगा। आंटी इस बात को पहले तो समझ नहीं पाई, फिर उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि इसमें अश्लीलता क्या है, हम बचपन से साथ पले बड़े हैं, वो मेरा भाई कम दोस्त है। इस बात पर अंकल का घटिया जवाब कि तुम्हारे यहाँ भाइयों को दोस्त बनाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं बनाते। आज तेरी बालों की तारीफ़ कर रहा है, कल तेरी फिगर की तारीफ़ करेगा तो तुझे वो भी चलेगा? ऐसा घर है तुम्हारा? ये सारी बातें आंटी को अकेले ले जाके बोली जा रही थी और सगाई के प्रेशर में आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बात किसको बोले। घर छोटा और रिश्तेदार बहुत सारे। बालकनी में उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी लोगों को समझ में आ रही थी। आंटी के पापा को भी ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। अब उस भाई को कैसे मैं बाहर निकालूं, कैसे क्या करूं? बाल तो चलो वो बांध लेती, लेकिन भाई को किस तरीके से बाहर निकालती? लेकिन अंकल को अपनी बात ना मानते हुए देखते हुए इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उनके भाई को कोने में ले गए और उसको क्या धमकी दी पता नहीं, और उसी वक्त उनका भाई बर्थडे से निकल गया। उसके बाद उसके भाई का ना कॉल आया और ना ही वो कभी उनके घर आया। बर्थडे में हुई गर्मा गर्मी का पता लड़की के चेहरे से साफ पता चल रहा था और अंकल के भी गुस्से चेहरे से पता चल रहा था, पर लड़की का दुख बहुत अजीब सा था, बहुत ज़्यादा था। उसकी परेशानी उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। शादी से पहले ही उस आदमी ने अपनी होने वाली पत्नी के जन्मदिन को ही छीन लिया। जन्मदिन के बाद से दोनों के बीच में किसी बात को लेकर खटास हुई थी, ये दोनों परिवारों को पता चल चुका था, पर सगाई का प्रेशर था, दोनों की सगाई ना टूट जाए, इसलिए लड़के की माँ ने लड़के को समझा करके उसे एक छोटे से डिनर पे ले जाने की रिक्वेस्ट करी और कहा कि बेटा लड़ते झगड़ते नहीं हैं। ठीक है, पर इस बात पे उस आदमी के दिमाग में एक और प्लान चल पड़ा। उसने अपनी होने वाली पत्नी को मनाने के नाम पर उस पर एक और पासा फेंक दिया। क्या, मैं बताती हूँ आपको। इस शक्की दिमाग के आदमी ने अब अपनी होने वाली पत्नी के कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने का ठेका उठा लिया। अब इसने रेस्टोरेंट के नाम पे अपनी होने वाली पत्नी को तो बुलाया, लेकिन साथ में अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया। वो देखना चाहता था कि मेरे फ्लर्टी दोस्त मेरी पत्नी से किस तरीके से बात करते हैं और उसका रिएक्शन कैसा होता है। क्या ये चलती फिरती 2 टके की वही है क्या, या ये सच में घर लाने वालों में से? तुझे ये सब शादी के बाद या तुझे ये सब सगाई के बाद समझ में आया? हुआ यही, रेस्टोरेंट में जब सारे के सारे तो सबसे पहले अंकल की नज़र आंटी के पहनावे में गई। पिछली बार के खुले बालों के हादसे के कारण आंटी ने इस बार एक पोनीटेल बनाई थी और वो पोनीटेल बना के अपने दोस्तों के साथ कुर्ते और जीन्स में गई थी। ये पहनावा अंकल को अच्छा नहीं लगा। अंकल ने कहा तू क्या ये भैंजी बन के आई हुई है? आंटी ने कहा मुझे पिछली बार की तरह कोई बहस नहीं चाहिए, और वैसे भी मेरी अच्छाई मेरे अंदर है। अंकल ने आंटी को इस बात पे इस तरीके से घूरा जैसे कि वो कहना चाह रहे हों कि तेरी अच्छाई तो मैं अभी थोड़ी देर बाद टेबल पे देख ही लूँगा। अंकल अपने दोस्तों को ये बात समझा के लेकर के आए थे कि मैं होने वाली बीवी का थोड़ा टेस्ट करना चाहता हूँ। कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है, पर चलो कोई बात नहीं। वहाँ हुआ भी ऐसा, सबके सब बड़े ही फ्रेंडली होकर के अंकल की वाइफ से बात कर रहे थे और वो भी अपने स्माइलिंग बिहेवियर से ही उनको जवाब दिए जा रही थी। अच्छे से कन्वर्सेशन था, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कन्वर्सेशन था, लेकिन उस कन्वर्सेशन में एक घटिया आदमी सिर्फ बैठ करके किसी एक गलती का इंतज़ार कर रहा था। क्या वो आपका पति या किसी का भी पति या किसी का भी प्रेमी बन सकता है? नहीं। अंकल के दोस्त ने रेस्टोरेंट में बैठे बैठे खाते समय आंटी से ये सवाल पूछा कि क्या आप किसी सोशल मीडिया को फॉलो करते हो? पर आंटी को अंकल का स्वभाव अच्छी तरीके से पता था और उनकी आंखें भी वो देख रही थी। उन्होंने कहा हम यूज़ करते थे, लेकिन बहुत टाइम हो गया, मैं यूज़ नहीं करती। ज़बरदस्ती उस आदमी ने अपनी होने वाली पत्नी की आईडी अपने दोस्तों के साथ शेयर करवाई। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये चैट में कैसी बातें करते हैं, क्या ये चैट करती है, क्या ये किसी तरीके की बात करेगी।
ज़बरदस्ती आईडी अपने दोस्त के साथ शेयर कराने के बाद अंकल ने पूरे रास्ते गाड़ी में आंटी को वापस छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ गालियां और ताने ही दिए हैं। कहा कि जो मैं कहूँगा क्या तू वही कर देगी, मैंने कहा और तूने इतनी आसानी से अपनी आईडी दे दी। और ये तक कह डाला कि कल को मैं कहूँगा मेरे दोस्त के साथ सो जा तो तू क्या सो जाएगी। शादी को सिर्फ 3 महीने बचे थे और अंकल के होने वाले इस स्वभाव से आंटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी। यहाँ तक कि उनको नौकरी छुड़वाने के लिए भी पीछे पड़ गया था ये आदमी। पर चलो लोगों के समझाने पे कि क्या किया जाए, अभी मम्मी पापा को मना करूँ कि नहीं करूँ, 10 तरीके के सवाल आंटी के दिमाग में ढूंढ रहे थे। लेकिन कैसे ना कैसे करके शादी हो ही गई। कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए जब वो जानती है कि जिसके साथ वो शादी करने जा रही है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं साबित होगा फ्यूचर में, पर फिर भी वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। ऐसे ही करते हुए शादी हो गई। शादी वाले दिन किस किस चीज़ों पे अंकल की नज़र रही, अब मैं आपको वो बताती हूँ। शादी में आंटी का ब्लाउज़ कैसा था, शादी के डीजे में आंटी के भाई आंटी का हाथ पकड़ करके क्यों नाच रहे थे, ऑफिस कलीग के नाम पे सिर्फ लड़के ही लड़के क्यों आए थे, क्या ऑफिस में तुम्हारी लड़कियां दोस्त कम बनती हैं। शादी की पहली रात जहां कोई मुद्दा ही नहीं था उठाने का, वहां वही आदमी सिर्फ अभी तक तो वो सिर्फ आंटी के भाइयों के ऊपर शक करके आंटी को परेशान कर रहा था, जिसका कोई मुद्दा ही नहीं था। शादी के बाद तो ऐसे कई लोग आंटी से मिलने वाले थे। नई नई शादी में अक्सर आपने देखा होगा कि घर में नई दुल्हन जब आती है तो सबसे ज़्यादा घर के देवर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और भाभी के साथ मजाक मस्ती करते हैं। ये एक आम रिश्ता होता है, पर ये रिश्ता आंटी के लिए उतना ही टेंशन भरा हो गया था, क्योंकि घर में आने वाले सभी देवर भाभी के आने से इतना खुश थे, जोक मार रहे थे, उनका हाथ पकड़ के उन्हें नाच करवा रहे थे। और इस मामले में सास ससुर या घर के बड़े बुजुर्गों को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये जो आस्तीन का सांप बैठा हुआ था, जो आंटी को काटने के लिए तैयार बैठा था, इसका क्या करते। आंटी की परेशानी तो इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने देवरों के प्यार भरे जेस्चर को मना भी नहीं कर पा रही थी, उनको बोल भी नहीं पा रही थी कि ऐसा मत करो कि तुम्हारा जल्लाद भाई मुझे दुखी कर देगा। इतना ही नहीं, एक दिन तो अति हो गई। अति ऐसे हो गई कि अंकल ऑफिस गए हुए थे और आंटी अपने ससुर जी के लिए चाय बना करके लेकर के गई। चाय बनाने के बाद वो कुछ देर ससुर जी के कमरे में ही बैठ करके बात करने लगी। इतने में अंकल वापस आ गए। अंकल ने अपनी बीवी को और अपने पिताजी को बात करते हुए, हंसते हंसते बात करते हुए देख करके उनका पारा हाई हो गया। आप इमेजिन कर सकते हो उस दिमागी बीमारी। बिना कुछ बोले वो जोर से जूतों को ठप ठप करते हुए अपने कमरे में चले गए। आंटी उनका इशारा समझ गई थी। वो भागे भागे अंकल के कमरे में गई उन्हें चाय पानी पूछने के लिए। तो अंकल ने छूटते ही बोला, अब तुझे क्या मेरा बाप चाहिए क्या। ऐसे दिमागी बीमारी लड़कों को किस तरीके से समझाया जाता है, मुझे भी आप बताइएगा। पहले तो घर के भाई, फिर देवर और अब ससुर। सच में जो लोग इतने प्यारे थे, जो आम घरों की आम चीज़ें हैं, बहू का सबसे मिलना जुलना आम बात है, उस आदमी के लिए नर्क क्यों था। क्या हो जब आपको पता चले कि आपकी शादी शादी नहीं, एक खौफनाक समझौता है, एक खौफनाक रिश्ता है, और ये रिश्ता आपको पता नहीं कितने सालों तक झेलना है, तो आपका मानसिक संतुलन क्या कहता है आपको उस वक्त। शक की बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि अंकल अपनी खूबसूरत और इंडिपेंडेंट बीवी को झेल ही नहीं पा रहे थे। हालांकि उनकी अपनी नौकरी भी बहुत अच्छी थी, पर वो एक खूबसूरत और एक इंडिपेंडेंट औरत झेल नहीं पा रहे थे। हालात तो यहाँ तक हो गए थे कि रात में अगर सपने में अगर अंकल आंटी को कहीं भी कुछ भी सपने में अगर देख रहे हैं तो उसको सुबह उठ करके उसको थोप दिया जाता था ज़बरदस्ती आंटी के ऊपर। वो अपनी मानसिकता से इतना गिर चुका था कि उसने अब आंटी का पुराना फ़ोन छीन लिया और उन्हें नया फ़ोन दे दिया। उसमें सिम कार्ड भी निकाल लिया और नया सिम कार्ड दे दिया। और घंटों, आप विश्वास नहीं करोगे, घंटों हफ्ते भर बैठ करके उस फ़ोन की छानबीन की है। गूगल से, कॉल लिस्ट से, कॉल डिटेल से, हर चीज़ की छानबीन की गई है कि कुछ उन्हें ऐसा मिल जाए और वो अपने दिमाग को संतुष्ट कर सके। क्या पागलपन था ये।
जिस फ़ोन में किसी के फालतू फ़ोन नहीं आ रहे, आपकी बीवी ने आपको पासवर्ड्स दे रखे हैं, सब कुछ तो वो कर ही रही है, तो आपको क्या लेकर के, क्या देख करके चैन पड़ेगा? नए फ़ोन में नया फ़ोन तो दे तो दिया, दुनिया को दिखा तो दिया कि नया फ़ोन दिया है, पर उस फ़ोन में आंटी के इतने पुराने पुराने कॉन्टैक्ट्स, उनके पुरानी पुरानी दोस्त, पुराने रिश्तेदार, सबके नंबर्स नहीं थे और रखने की इजाज़त भी नहीं। आंटी के फ़ोन में गिनती के 4-5 नंबर थे, जिसमें एक उनके हस्बैंड का, उनके मम्मी पापा का और उनके सास ससुर का। इसके अलावा कोई और फ़ोन रखना उनको अलाउ नहीं था। क्या ये ज़िंदगी थी? क्या ये जेल थी? उस आदमी ने इतनी हद कर दी थी कि आंटी के पुराने फ़ोन से निकाले हुए व्हाट्सएप के सारे कॉन्टैक्ट, जिसमें स्पेशली लड़कों के नाम थे, उनको गंदे गंदे मैसेजेस, हाँ, अपनी ही पत्नी बन करके उन लड़कों को अजीबोगरीब मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए थे कि कोई तो सामने से गलत रिप्लाई करेगा, कैसे हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, ऐसे उल्टे सीधे मैसेजेस आंटी की तरफ से जाने लगे थे। और वहाँ से सीधा सीधा जवाब आ रहा था कि तू पागल हो गई है क्या, तुझे क्या हो गया है। आंटी की शर्मिंदगी और उनका मतलब भाव मैं आपको बता नहीं सकती। 10 दिन की छानबीन के बाद भी अंकल को जब आंटी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने अब नए पैंतरे शुरू कर दिए थे। आप नहीं मानेंगे कि जब अंकल को किसी भी तरीके का सबूत आंटी के खिलाफ नहीं मिलता था, तो वो सिचुएशन खुद क्रिएट करते थे। उन्होंने तो जैसे आंटी के आगे पीछे जैसे कि एक लूप सा बना दिया था कि कब ये मेरे जाल में फंसे और कब मैं इसकी कुरकती कर दूँ। क्यों अच्छी खासी बीवी थी आपकी। तो वो क्या किया करते थे कि अपने ऑफिस से किसी भी हैंडसम लड़के को उठा करके रैंडमली लंच पे बुला लेते थे या बाहर रेस्टोरेंट पे बुला लेते थे और जानबूझ करके अपनी पत्नी को उससे मिलवा करके उनके रिएक्शंस देखते थे। इतना गंदा माइंड था उस आदमी का कि वो अपने दोस्त से भी अपनी पत्नी की बहुत तारीफ़ करता था कि मेरी बीवी इतनी सुंदर है कि तूने कभी देखी नहीं होगी। वो पहले से ही भी बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप करके रखता था कि कुछ एक चीज़, नज़र या कोई हरकत ऐसी मिल जाए और वो पता नहीं क्या करना चाहते थे। आंटी ने अंकल के इस स्वभाव से नौकरी छोड़ दी, मायके जाना छोड़ दिया। फ़ोन का इस्तेमाल तो जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एहसान कर रहा था। फ़ोन पे किसी से बात नहीं कर सकते थे और सास ससुर के साथ भी उन्होंने बैठना छोड़ दिया। बहू के इस बदलते हुए रवैये से अनजान सास ससुर और पूरे परिवार में ये खबर फैल चुकी थी कि बहू बहुत घमंडी है और वो सास ससुर के साथ बैठना तक पसंद नहीं करती। आंटी के हालात ऐसे हो गए थे कि रिश्तेदारों में अगर कोई भी लड़का या कोई भी यंग देवर अगर घर में मिलने आता था, तो आंटी उन्हें चाय पानी पकड़ा करके अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती थी, क्योंकि उनके लिए समाज में बदनामी इतना बड़ा डर नहीं था जितना उस राक्षस का डर था जो उसको अजीब अजीब तानों से अंदर ही अंदर खा रहा था। आंटी का दिमाग ख़राब हो रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये महसूस होने लगा था कि आंटी को तड़पता देख उस आदमी को एक अलग ही तरीके का नशा होता है, या औरत को तड़पता देख। अपने परिवार के बीच में बैठ करके वो जब आंटी की बुराइयां सुनता था तो वो कभी भी इस चीज़ को अपोज नहीं करता था। उसे आंटी की बुराइयां सुनने में मज़ा आता था। यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। जितना आंटी तड़पती थी, जितना वो पूरे दिन भर में आंटी को तड़पाता था, वो उतने ही जोश के साथ आंटी को रात में बिस्तर पे परेशान भी किया करता था। जैसे कि ऐसी हरकतें उसको अंदर से उत्तेजित करती थी। कुछ महीनों बाद दोस्तों आंटी प्रेग्नेंट हुई। आंटी की प्रेगनेंसी वैसे तो एक खुशखबरी होनी चाहिए थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक औरत अपने पति का सपोर्ट ढूंढती है, पर क्या ये सच में होने वाला था? प्रेगनेंसी की बात सुनकर के जैसे अंकल की ज़िंदगी में एक सन्नाटा सा पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नेक्स्ट मूव के इंतज़ार में है। दिखने में तो वो इंसान शांत लग रहा था, लेकिन आंटी को पता था कि अंदर से कोई ना कोई तूफ़ान उसके अंदर ज़रूर चल रहा है। 3 महीने तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। आदमी चुपचाप घर आता था, खाता पीता था और चला जाता था। कोई कलेश नहीं, किसी तरीके की कोई बात नहीं आंटी से।
लेकिन जैसे ही आंटी का तीसरा महीना शुरू हुआ, आंटी की कंडीशन ख़राब होनी शुरू हुई। इस आदमी ने एक दिन देख करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे बिठाया और उससे कहा कि मुझे ये बता कि तेरे पीरियड्स कब आते थे। 3 महीने दिमाग से जूझने वाली औरत, जिसको आधा पागल कर चुका था वो आदमी, उससे वो 3 महीने पुराने अपने पीरियड्स के बारे में पूछ रहा था। आंटी के ये कहने पर कि मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं है लास्ट टाइम कब हुआ था, क्या हुआ था, अंकल अपनी रट में रटे हुए थे, जैसे कि वो अंदर अपने सर पे कफन बांध के आए हुए थे कि नहीं बता मुझे पिछले 3-4 महीने की अपनी लिस्ट बता कि तेरे को लास्ट 4 महीने पीरियड्स कब कब आए थे। आंटी, जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी, तबीयत ख़राब, 3 महीने पुरानी बात, घबराई हुई औरत सारी डेट्स उल्टी सीधी बता दी। होगा ही वही चीज़। पर आप इस बीमार दिमागी आदमी का आप षड्यंत्र आप सोच रहे हैं कि 3 महीने अपनी पत्नी को पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली परेशान करने के बाद ये कुछ ऐसे सवाल कर रहा था जो डायरेक्ट उसकी प्रेगनेंसी पे शक कर रहे थे। आंटी की बताई हुई उल्टी सीधी डेट्स जब मैच नहीं हुई तो यही आदमी को एक मौका मिल गया और वो सनक गया। अब उसको जैसे उसके खून की गर्मी को कोई ना कोई शिकार मिल गया हो। वो आदमी अब अपनी बीवी के पीछे पड़ गया था सुबह शाम की, बता किसका बच्चा है, बता किसका बच्चा है, तेरे भाइयों का है या मेरे किसी भाई का है या मेरे किसी अपने का है। उस औरत ने ध्यान से सोचने का मौका भी नहीं दिया। उस आदमी ने उस आंटी को ध्यान से सोचने का मौका भी नहीं दिया। वो परेशान हो गई। वो ये कहने लगी कि आप ही का ही है, नहीं होगा तो बाद में आप देख लीजिएगा डीएनए, क्या क्या नहीं पागलपन वो औरत अपने आप को साबित करने में लगी थी। पेट में बच्चा, तबीयत खराब, और ये आदमी बता किसका है, बता किसका है, बता किसका है। एक 2 कमरे और हॉल का कमरा जहाँ पे आपके सास ससुर रहते हों, जहाँ पे आपकी देवर रहता हो, जहाँ पे आपके घर में लोग आने जाने वाले हो, वहाँ पर अगर एक कमरे में एक बीवी के साथ प्रताड़ना हो रही है, वो भी इतने शांत स्वभाव में कि औरत भी चाहकर नहीं चिल्ला पा रही, आप सोचो उस घर में उस औरत की क्या हालत होगी। आंटी जब इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने मायके जाने का फ़ैसला करा। तो उस आदमी ने सीधा सीधा यही पूछा कि हाँ, तू मायके इसलिए जाना चाहती है क्योंकि इस बच्चे का बाप मायके में बैठा हुआ है। इस आदमी ने साइलेंटली, बिना किसी को खबर हुए, ना आंटी ने खबर होने दी, साइलेंटली इस औरत के ऊपर इतना बड़ा बम फोड़ दिया था कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि 4था महीना पूरा हुआ ही था कि आंटी को अपना बेबी अबॉर्ट करवाना पड़ा। जब आंटी ने अपना ये बेबी बिना किसी को बताए अबॉर्ट करा तो उनकी कॉम्प्लिकेशन और मेंटल हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उन्हें एडमिट करना पड़ा। जब उनको एडमिट करना पड़ा तो घर के सारे सदस्य वहाँ पहुँच गए। सब इस खबर से काफ़ी दुखी थे, लेकिन वो आदमी इतना कमीना था अपने शक्की दिमाग से कि उसने उस बिस्तर पे पड़ी जो ब्लीडिंग वाली लेडी थी, जिसकी हालत ख़राब थी, उससे क्या बोला पता है? कि तूने सारा सबूत चालाकी से मिटा दिया। उस वक्त आंटी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती हूँ। एक लंबे हादसे के बाद और एक अबॉर्शन में अपने पति की ऐसी मानसिक स्थिति देखने के बाद आंटी ने एक फ़ैसला लिया, जो फ़ैसला बहुत सही था। अड़ गई थी वो। हॉस्पिटल में अपने पति की वो हरकत देख करके जैसे आंटी के लिए अति हो गया था। 2 साल की शादी, और आंटी ने फैसला ले लिया था मन ही मन कि अब वो इस आदमी के साथ नहीं रहेंगी। तलाक की बात सुनकर अंकल का बौखलाना लाजमी था। वो आदमी अपनी हारती हुई चीज़, अपने आप को हारता हुआ देख करके बौखला गया। उसने अपनी हदें पार कर दी। कहा तू ऐसी है, तू वैसी है, और आंटी को मायके में घुस करके मारना शुरू कर दिया। अपने दामाद की इस हरकत को देख करके मायके वालों को भी ये कंफर्म हो गया था कि आदमी मेंटली फिट नहीं है, इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब है। तब तक तो उनको अपनी बेटी के कहने पे यकीन नहीं हुआ था। जब कोर्ट केस की बात बाहर आई, कोर्ट केस की बात बाहर आने पर आंटी को बहुत सारे लोगों से मदद मिली। तब उन्हें ये बात पता चली कि इस आदमी ने कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड को शक के बिना पर बहुत मारा था।
बहुत ज़्यादा मारा था और इसके ऊपर पुलिस केस भी हुआ था। उसके बाद भी इसकी एक गर्लफ्रेंड रही जो इसको छोड़ करके भागी, या ये कह लीजिए कि उस लड़की को भागना पड़ा अपनी जान बचा करके। अपने बेटे की कांस्टेंट इस लड़की के मामले में फंसने वाली हरकतों से माँ बाप तंग आ चुके थे, जब उन्होंने शादी के लिए इस लड़के को, इस आदमी को फोर्स करा कि शादी कर ले, शायद सुधर जाएगा। इस कहानी में ना एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लास्ट तक पहुँचे हैं तो। जब माँ बाप को पता है कि उसके बेटे की हरकतें कहाँ जा रही हैं, स्पेशली लड़कियों के मामले में, स्पेशली अगर आपको पता है कि आपका बेटा नालायक है चलेगा, लेकिन अगर वो लड़कियों की इज्जत नहीं करता, तो शादी जैसा शब्द आपके बेटे के लिए नहीं बना हुआ। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे माँ बाप अपने बेटों की शादी कर तो देते हैं। पहले 2 केसों में फंसे इसके बेटे को इसके माँ बाप ने ये कह करके निकाल दिया कि वो लड़कियां गलत थी, हमारे बेटे को फंसाया। पर जब शादी के 2 साल बाद ही पत्नी ने अपने ही पति पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगा करके उसे तलाक दे करके छोड़ के गई, तो वही सोसाइटी अब इन पे थू-थू करने लगी थी। अब माँ बाप के पास कोई ज़रिया नहीं था अपनी खोखली इज्जत को अपने बेटे को बचाने का। अगर कमी आपके बच्चों में हो तो उसको सही करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, ना कि समाज के डर पर लीपापोती करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि वो इंसान वैसा ही है और कहीं ना कहीं वो ऐसे कांड करता रहेगा। चलो, कुछ भी हुआ, फाइनली आंटी आज़ाद हुई।